थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की डेफिनेशंस की हमने बात की थी, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इस चीज की बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके 2 या 3 मेथड्स पॉपुलर है। फर्स्ट आपका होता है हीटेड ट्रायल मेथड, दूसरा जो आपका होता है वो अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। तीसरा एक और मेथड होता है, उसके अंदर आप मेटल और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग उसको मतलब बैलेंस करते हो किसी भी इक्वेशन को, जिसमें टेबल बनाई जाती है, टेबल बनाकर बैलेंस करेंगे। बट हम जो सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है अलजेब्रिक मेथड या एफिशिएंट मेथड के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और अलजेब्रिक मेथड क्या होता है इसकी भी बात आपको, सिंपल सा मेथड है, उससे भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आप बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद आपको किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे आप, ऑक्सीजन को। फिर उसके बाद करेंगे आप हाइड्रोजन को, ठीक है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है एल्यूमिनियम है आपके पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये बनाया N2O3, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करते हैं तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, आप मेटल को। इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेटल कौन सा है। मेटल हमने देखा एल्यूमिनियम आपका मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको किधर देखना है, एलएचएस साइड पे देखना है। ये हो गया आपका एलएचएस साइड और ये हो गया आपका आरएचएस साइड। आप चाहो उसको तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट साइड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। नहीं हो अगर आपको पता तो आप एक बार देख लीजिएगा पिछले वाली वीडियो में। रिएक्टेंट साइड पर देखा हमने एल्यूमिनियम कितना है आपका 2, इधर साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके 2 × 4। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मैं वापस से इसको लिख देता हूँ। ये आपके पास इक्वेशन है, अब इधर की साइड पे कितने हैं आपके 4 और इधर की साइड पे कितने हैं आपके 2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके 4 और ये आपके हो गए 4। तो आपका मेटल बैलेंस हो गया। इसके बाद किसको देखना है आपको, नॉन मेटल को देखना है। इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको नॉन मेटल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो आपको नॉन मेटल को क्रॉस कर दिया। अब किसको बात करनी है, हमें ऑक्सीजन की बात करनी है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है आपका रिएक्टेंट साइड पर 2, और इधर की साइड पे देखो आपका कितना है 2 × 3, कितने हो गए 6। तो अब क्या करना है, बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आपका इक्वल हो जाए। इधर कितने हैं आपके 6 और इधर की साइड पे कितने हैं आपके 2। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इधर की साइड पे कितना है आपका मेटल 4, इधर की साइड पे कितना आपका 4, इधर की साइड पे ऑक्सीजन कितना है आपका 3 × 2 6, इधर की साइड पे कितना आपका 6। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। तो ये ओके गाइस, अब बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन की अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड के अंदर क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम लोग बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बिल्कुल एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह। जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर भी इक्वल करके और उसको बैलेंस करेंगे। कैसे, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, एक इक्वेशन है मेरे पास C3H8 प्लस और 2, ये हो गया मेरे पास CO2 प्लस H2, ठीक है। ये कंबशन इक्वेशन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने C और इसको मान लिया D, क्लियर। अब देखो ये तो हमारी रिएक्टेंट साइड है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो मैंने यहां लिख दिया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट साइड, क्लियर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखो कार्बन को देखेंगे। सबसे पहले कार्बन उठाया हमने, कार्बन मैंने देखा तो कार्बन के अंदर देखो आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके 3, कौन से वाले कंपार्टमेंट में A में। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 3A इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि बी वाले के अंदर तो कार्बन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे चले जाएंगे, बीच में क्या लगाया मैंने, इक्वल लगाया, ठीक है। सी वाले के अंदर हम आए, सी वाले के अंदर देखो आपको कार्बन नजर आया, नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे 1, कितना 1, तो ये हो गया हमारे पास सी, क्लियर। ये 1 सी भी आप लिख सकते हो बात बना। इधर की साइड पर देखोगे डी के अंदर कार्बन है नहीं है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, क्लियर।
अब देखते हैं हम किसको, हाइड्रोजन को देख लो। हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन देखा ए वाले कंपार्टमेंट के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स 8, तो कितना हो गया ये 8A हो गया। ठीक है, इधर की साइड पर बी वाले में कुछ नहीं है इसलिए मैंने क्या इक्वल लगा दिया। सी वाले के अंदर गए, सी वाले के अंदर देखा आपको हाइड्रोजन नहीं है, डी वाले में गए, डी वाले के अंदर देखो हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम्स 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2B। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या बचा इस इक्वेशन में, ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये लो ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन को देखोगे तो ए वाले कंपार्टमेंट में कुछ है नहीं है, बी वाले के अंदर है 2 एटम्स है, मैंने लिख दिया 2B। इक्वल लगाया, प्रोडक्ट साइड गए, सी वाले के अंदर है ऑक्सीजन कितने हैं 2 एटम्स, ये होगा हमारे पास 2C प्लस डी वाले के अंदर, डी वाले में भी है कितने हैं 1, तो ये हो गया हमारे पास 1D या डी बोल सकते हो। क्लियर, इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब क्या करना है हमें, हमारे पास इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो भी हमारे पास 3 है, 1, 2, 3, इसके अलावा कुछ है नहीं। जितने कंपोनेंट्स आएंगे उतनी इक्वेशंस हमारे पास आती जाएगी। तीनों इक्वेशंस के अंदर अब हम ए, बी और सी और डी में से किसी को भी 1 मान सकते हैं। किसको 1 मानेंगे जो आपके ज्यादा आ रहा है, जैसे ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, और सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, तो हम ए या सी में से किसी भी एक को 1 मान लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सी को मान लिया, ए को मान लो आप, ठीक है 1, ए इक्वल टू अपने क्या मान लिया 1 मान लिया। क्लियर, ए इक्वल टू अगर 1 मैंने माना तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं इक्वेशन को तो कैसे हो जाएगी, देखो अगर मैंने ए इक्वल टू 1 माना तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर ए की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा 1 तो मेरे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ए की वैल्यू को पुट किया, ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो इक्वेशन नंबर 1 बोलती है ये, ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो मेरे पास क्या आ गया सी की वैल्यू 3 आ गई, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 3, आपके पास सी की वैल्यू आ गई है। क्लियर, ये हुआ। अब क्या हो गया, सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पहले आप डी की निकाल लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैं डी की वैल्यू को निकालता हूं तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर मैं ए की वैल्यू पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर मैं ए की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी 8A इज इक्वल टू 2D, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इसके अंदर आपने क्या किया, ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू क्या है 1, 8 into 1 इज इक्वल टू 2D, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 8/2 इज इक्वल टू 4, तो डी की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास सी की वैल्यू आ गई और आपके पास डी की वैल्यू आ गई, बची किसकी वैल्यू आ गई, अब तो सी की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई, तो बची किसकी, बी की वैल्यू बची है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर देख लो, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास 2B इज इक्वल टू 2C प्लस 1D, यही है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, मैंने 3 पुट कर दिया, ये हो गया 3, और डी की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने क्या किया 4 पुट कर दिया। इक्वेशन देखो क्या बन रही है आपके पास 2B इज इक्वल टू 6 प्लस 4, कितना हो गया 10, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डी की वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, 10/2 हुआ तो कितना हो गया 5 हुआ, बिल्कुल यही होगा। देखो कितना हो गया 6 प्लस 4 10, और बी है आपके पास 2B है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो आपकी क्या होगा वैल्यू b इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू मैंने पुट की, a वाला जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर 1, तो ये 1 पुट हो गया, b की वैल्यू पुट कीजिए, b वाले कंपार्टमेंट में क्या है आपका 5, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, c की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, d वाले कंपार्टमेंट है तो d वाले के अंदर d की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू है 4, तो आपने 4 पुट किया। क्लियर, देखो a की वैल्यू क्या की आपने पुट 1 a वाले कंपार्टमेंट में, b की वैल्यू यहां से आपने b की वैल्यू डाल दी,
सी की वैल्यू यहाँ डाल दी और डी की वैल्यू यहाँ डाल दी। अब क्या करना है, बस चेक करना है आपको कि आपके जो कंपोनेंट है वो बराबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना। वापस से चेक कर लेते हैं। कार्बन देखो, इधर की साइड पे कितना है आपका 3, इधर की साइड कितना है आपका 3, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद बात करो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं आपके 8, इधर की साइड हाइड्रोजन देखो कितने हुए आपके 4 × 2 8, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या ऑक्सीजन कितना 5 × 2 10। अब इधर की साइड का ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर क्या होगा 3 × 2 कितना हो गया 6, राइट, और यहाँ पर कितना हो गया 4, 6 + 4 कितने हो गए 10। तो हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल बराबर है, एक फील्ड साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पर हमारे इक्वल हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखेंगे दोनों पर सभी कंपोनेंट्स के, तो दोनों साइड पर क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। और ये जो आपका मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये आपका अलजेब्रिक या एबीसीडी मेथड होगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर वापस से एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको वापस से हम बैलेंस करते हैं। वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने क्या माना, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी और ये आपका हो गया ई और एफ, ठीक है। एफ तक आ गया ये। सबसे पहले किसको क्या करना है आपको, सबसे पहले ले लो पोटेशियम को ले लो, ये ले लिया मैंने पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हमने बात की तो पोटेशियम कौन से वाले कंपार्टमेंट में, ए वाले कंपार्टमेंट। ए वाले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ एटम्स देखो पोटेशियम के कितने 1, मैंने लिख दिया 1, सबका हो गया 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया। प्रोडक्ट साइड पर गए, प्रोडक्ट के साइड पर देखेंगे तो पोटेशियम देखो कितना है सी वाले कंपार्टमेंट में 1, तो ये हो गया सी। डी वाले में कुछ है नहीं है, ई वाले में कुछ है नहीं है, एफ वाले में कुछ है नहीं है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये 1 ए भी लिख सकते हो या फिर ए भी लिख सकते हो, ए = सी। इसके बाद बात करो मैंगनीज की। मैंगनीज की बात करो तो ए वाले कंपार्टमेंट में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितना 1, तो आपका हो गया ए, ठीक है। इसके बाद बी वाले में कुछ है नहीं है, चलो इधर आ जाओ, इक्वल टू लगा दिया। सी वाले में कुछ है नहीं है, डी वाले में है कितने नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब बात करते हैं चलो किसकी, हाइड्रोजन की कर लेते हैं या ऑक्सीजन की कर लेते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप बाद में लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेटर होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अनबैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन अगर हमने लिया, ए वाले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने क्लोरीन के, कुछ नहीं है। बी वाले में कितने 1, तो मैंने लिख दिया बी, ठीक है। इधर की साइड पर आ गए प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने क्लोरीन के, सी वाले में है, ये लो सी हो गया। डी वाले में भी हैं, कितने हैं डी वाले में 2 एटम्स है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2D, ठीक है। ई के अंदर कुछ है नहीं है, और एफ के अंदर क्लोरीन के कितने एटम है 2 एटम है, तो आपका हो गया 2 एटम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। ये हो गया। अब बचेगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ले लो आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मैं देखूंगा तो ए वाले कंपार्टमेंट में कितने हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स देखो 4, तो आपको क्या हो गया ये 4 है, इज इक्वल टू यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, ई वाले में है, ई वाले में कितने नंबर ऑफ एटम्स 1, तो ये आपका हो गया 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद क्या बचा आपका हाइड्रोजन बचा, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर मैं देखता हूं ए वाले कंपार्टमेंट में कितने एटम्स हैं, कुछ नहीं। बी वाले में कितने नंबर ऑफ एटम्स 1, तो मैंने लिख दिया बी। प्रोडक्ट साइड चले गए, सी में कुछ है नहीं है, डी में कुछ है नहीं है, ई में कितना है आपके 2 एटम्स, तो ये मेरा हो गया 2E, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, क्लियर। एफ में कुछ है ही, अब क्या करना है, कुछ नहीं। अब ये करना है ए बी सी डी ई एफ में से किसी भी एक को 1 मानना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन आ रहा है सबसे ज्यादा, ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं, तो तीनों के अंदर आ रहा है, तो आपने क्या किया ए को मान लीजिए 1। किसको मानोगे आप 1, ए को। हमने मान लिया ए इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ए की वैल्यू तो कंप्लीटली आ गई, ठीक है। ए को 1 मान लिया। अब क्या करना है,
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, सी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई और सी की वैल्यू हो गई, कुछ नहीं किया आपने, ए की वैल्यू पुट की यहाँ पर 1, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आप डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू अगर आपने पुट की यहाँ पर 1, तो ये हो गया डी इक्वल टू 1, फिर डी इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। इसके बाद क्या बचा, ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब इसके बाद क्या बचा आपका, आप ई भी निकाल सकते हो और एफ भी निकाल सकते हो। क्लियर, ये हमें निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले ई वाले को निकाल लेते हैं, ये क्या हमारे लिए इजी होगा। ई की वैल्यू हमने देखी तो हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू ई, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 4 into 1, ठीक है 4 into 1 इज इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा, बी बचा और एफ बचा। बी की वैल्यू निकाल लो। बी की वैल्यू देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 5 में बी का ई का वैल्यू पुट करो। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 into 2 कितना होगा 8 होगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 8। ए की वैल्यू होगी, सी की होगी, डी की होगी, ई की होगी, बी की होगी। बचा क्या आपका, ओनली एफ बचा है। एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अपने पुट की वैल्यू किसकी, डी की कर दो, सी की कर दो, बी की कर दो। डी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पास 8, मैंने यहाँ पर 8 लिखा। सी की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1, तो 2 into 1, तो आपकी क्या आ जाएगी एफ आ जाएगा आपका। बचा क्या, देखो 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहा 2 plus 1 कितना होगा 3, ये होगा। तो हमारे पास इक्वेशन होगी कि क्या हो जाएगी, देखो 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी 3 plus 2f, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ये आएगा इधर की साइड पर, ये इधर की साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 minus 3, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, तो वैल्यू क्या देगी हमारे पास, f इज इक्वल टू 5/2, ये वैल्यू हो गई। f की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। क्लियर, ए की वैल्यू हो गई है, बी की वैल्यू हो गई है, सी की वैल्यू हो गई है, डी की वैल्यू हो गई है, ई की आ गई और एफ की आ गई। कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को वापस से यहां पुट करना है। ए की वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया 1, बी की वैल्यू पुट की कितना आ गया 8, सी की वैल्यू पुट किया, सी की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू देखो कितना है 1, ई की वैल्यू देखो कितना है 4, यहां मैं लिख देता हूं 4, और एफ की वैल्यू कितनी है 5/2, तो इसको यहां लिखो 5/2 CL2, ठीक है, ये हो गया आपका एफ। क्या किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, ABCD F की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। क्लियर, ए की वैल्यू 1 थी 1 पुट किया, बी की वैल्यू देखो 8 थी हमने 8 पुट किया, सी की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 पुट किया, डी की वैल्यू 1 थी हमने 1 पुट किया, ई की वैल्यू हमारे पास थी 4 तो 4 पुट किया, एफ की वैल्यू 5/2 पुट किया। अब करना क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है इसके तो देखो यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, 5/2 नजर आ रहा है। इसको हमें क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी, देखो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास इक्वेशन देखो क्या जाएगी 2 into 1, तो ये हो जाएगा 2 K-4 प्लस ये क्या जाएगा 16 HCl, ठीक है, ये क्या जाएगा 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 8 H2O प्लस 5 Cl2, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये 2 था 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ क्या बचेगा 5 Cl2 बचेगा। अब क्या करना है आपको, अब हमें वापस से इसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। सबसे पहले आप उठाओ पोटेशियम को, पोटेशियम अगर हमने देखा तो यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स 2, इधर की साइड पर देखो नंबर ऑफ एटम्स 2, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंगनीज उठाओ, मैंगनीज कितना है आपका 2, इधर की साइड पर देखो कितना है 2, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उठाओ किसको, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होगा 16, कितना होगा 16। अब इधर देखो, इधर कितना होगा ये 2
और ये कितना हुआ आपका 4 हुआ, 2 into 2 4, और यहां पर देखो कितना हुआ 10, 2 into 5 10, 10 और 4 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, यहां पर कितना हो गया आपकी क्लोरीन 16, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन कितना हुआ 2 into 4, कितना हो गया हमारे पास 8 हो गए, इधर की साइड ऑक्सीजन देखो 8, क्लियर, बात बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन लो, कितने आपके 16, इधर देखो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे 8 into 2 कितने हो गए 16, बराबर। ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और भी इक्वेशंस को आप बैलेंस कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। कर लेते हैं कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। कोरोजन की अगर हम बात करें तो कोरोजन क्या होगा, कोरोजन अगर किसी भी मेटल सरफेस पर, कोई भी मेटल सरफेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर और एनवायरनमेंट में जो अदर गैसेज है उनके साथ रिएक्ट करती है, तो मेटल की सरफेस पर आपने देखा होगा कि उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे डिग्रेडेशन होता है कि जब वो रिएक्ट करती है तो आपने देखा होगा मेटल की सरफेस से एक लेयर थोड़ी सी हटने लग जाती है, ऑपरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी उसकी लेयर हटने लगती है। जैसे जैसे उसकी लेयर हटेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं, किसका, मेटल का। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स का स्लो कन्वर्जन इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो आपका जो मेटल होगा वो क्या होगा, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, वाटर की वजह से, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर। अब वाटर कहां से मिलेगा आपको, बारिश आ रही है, बारिश के पानी में, तो ये भी क्या होगा, वाटर हो गया। आपने क्या किया, थोड़ा पानी डाला तो ये भी क्या हो गया, वाटर हो गया। मॉइस्चर होती है अपनी एयर के अंदर, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से वाटर है। और बहुत सारे गैसेज भी उनके साथ रिएक्ट करता है। तो जो हमारा मेटल है, तो मेटल की सरफेस क्या होती जाती है, डिग्रेड होती जाती है, हटता जाता है, गलता जाता है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होता है, आपका कोरोजन होता है। आपने देखा होगा कि अपने घर के अंदर भी देखा होगा, कोई भी आयरन की सरफेस होती है, या फिर जैसे अपने वाटर वाले जो पाइप देखे होंगे, लोहे के पाइप होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा थोड़ा पानी होता है, तो पहले लाते तब तो क्या होते हैं, थोड़ा शाइनिंग करते रहते, चमकीले होते हैं, ठीक है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद आपने देखा होगा कि उनके ऊपर से थोड़ी सी रेडिश ब्राउन सी उनकी लेयर निकलने लग जाती है, उनका कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल बेकार सा रेडिश सा हो जाता है। और क्या होता है कि लेयर से हटने लग जाती है, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये भी कोरोजन होता है, ठीक है। तो अगर हम मेटल की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये तो बात हुई किसकी, कोरोजन। अब हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जो ये वाला प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेटल की सरफेस होती है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है किसके साथ, वाटर और ऑक्सीजन के साथ, और डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका कोरोजन होता है। बट अगर स्पेशली ओनली अगर मैं आयरन की बात करूं, केवल आयरन सरफेस के जो मैं बात करता हूं, तो यह प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन की जब भी बात आएगी तो क्या होगा, तो कोरोजन किसकी सरफेस पर होगा, ओनली आयरन की सरफेस पर होगा। और अगर कोरोजन की तरफ बात करोगे तो अदर मेटल की फॉर्म के अंदर तो नॉर्मल कोरोजन होगा, ठीक है। तो आपका रस्टिंग क्या होगा, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर्म रेडिश सब्सटेंस नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो रेडिश उसकी जो लेयर है हटने लग जाती है और सब्सटेंस से निकलने लग जाता है। ये जो आपका प्रोसेस होगा पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, क्लियर। ये तो आपको प्रोसेस का पता लग गया। अब हम इसका प्रिवेंटेशन कैसे करें, अब हम इसको रोके कैसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है या रस्टिंग हो रहा है, इससे बचाने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस हमें यूज करना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंटेशन। अब अगर हम बात करें कि इसका प्रिवेंटेशन कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी अपने घरों पे देखा होगा, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जैसे आयरन सरफेस है तो आयरन की सरफेस डिग्रेड होने लगती है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा हम उस पर पेंटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अब पेंटिंग से क्या होगा, तो ये हमने लिखा हुआ बाय पेंटिंग। अब पेंटिंग से क्या होगा, पेंटिंग से ये होगा कि हमारा जो आयरन की सरफेस है, ये आपकी जो आयरन सरफेस है और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसके बीच में एक लेयर आपकी जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। तो जब आपकी यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, आपको पेंट क्या करेगा, लेयर बना देगा। जब लेयर बन जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन और आपकी मेटल सरफेस, ये दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा।
जब इन दोनों का कांटेक्ट हट जाएगा तो यहाँ पर आपका डिग्रेडेशन भी बंद हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका प्रिवेंटेशन मेथड है। प्रिवेंटिंग मेथड हो गया बाय पेंटिंग, पेंटिंग से भी आप इसको रोक सकते हो, बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग से भी आप इसको रोक सकते हो। इसके अलावा आप गैल्वेनाइजेशन से भी इसको रोक सकते हो। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपको इस पे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इनके बीच का जो कांटेक्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन से आपकी मेटल सरफेस को आप बचा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? अब हम बात करते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होगी? रैंसिडिटी में कुछ नहीं है, बिल्कुल रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी क्या होगा कि जब भी आपको कोई फूड मटेरियल्स है, हमने देखा है कि फूड मटेरियल्स एटमॉस्फेरिक एयर जो है या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके और क्या करता है, उसका आपने देखा होगा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, उसकी थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। इसमें क्या होगा, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपने देखा होगा कि आपका जो फूड है उसको अगर आप बाहर रख देंगे, लंबे टाइम तक आप बाहर रखेंगे तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर और उसका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंटेशन का, कि आप हम इसको रोके कैसे। तो प्रिवेंट बाय रेफ्रिजरेशन, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन के कांटेक्ट में लाओगे तभी आपका रुक जाएगा। अब आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेशन से कैसे रोकेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा जो फूड मटेरियल है हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज में रख देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ ही कांटेक्ट नहीं रहेगा तब का जो फूड है वो क्या होगा, वो रैंसिड होने से बच जाएगा। तो ये क्या है, प्रिवेंटिंग मेथड है। इसके बाद नाइट्रोजन की भी बात करूं, नाइट्रोजन का आपने देखा होगा कभी भी व्यापार सब देखे लेस वगैरह जो आते हैं तो उसमें देखा होगा, आपने देखा उसमें कुछ गैस भरी हुई होती है, तो वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। वो क्या कर रहा है, आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोक रहा है। रोकेगा तो क्या होगा, आपका जो फूड है या फूड मटेरियल जो भी रखा हुआ है वो भी रैंसिड होने से बच जाएगा। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर के अंदर अगर आप रखोगे तब भी आपका फूड क्या होगा, रैंसिड होने से बच जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका रैंसिडिटी हो गया। ठीक है, तो रैंसिडिटी और रैंसिडिटी को कैसे रोक सकते हो ये भी आपको पता लग गया है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसकी जो आंसर क्वेश्चन शीट होगी, वर्कशीट होगी, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अब इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।